नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। सोने से पहले जाग जाइए, अपनी आवाज को अंजाम तक पहुंचाने के लिए घंटी बजाइए। नंबर आप जानते हैं 8422840000 और इस नंबर पर जैसे ही आप मिस कॉल देते हैं आपको एक मैसेज मिलता है। मैसेज में एक लिंक होता है। लिंक को जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपको वीडियो रिकॉर्ड करने की सुविधा मिलती है। अपना वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करके हमें भेजना मत भूलिएगा। हम रोज अपने कार्यक्रम में आपकी राय दिखाते हैं। आज का मुद्दा तो आपके और महंगाई के बीच खड़ा किसान है, लेकिन उसकी बात करने से पहले बात दिन की 3 बड़ी खबरों की। आज संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ। माना जाता है अच्छा मानसून देश की आर्थिक विकास का शगुन है, किसान की जान है। पीएम ने संसद में मानसून सत्र की शुरुआत के दौरान देश के किसानों को नमन किया और पीएम की अगुवाई वाले गठबंधन ने उपराष्ट्रपति पद के लिए वेंकैया नायडू को अपना प्रत्याशी घोषित किया। पीएम ने ट्वीट करके कहा, वेंकैया किसान पुत्र हैं। किसान पर 3 बड़ी खबरें एक तरफ और किसान की जमीनी हालात दूसरी तरफ। इसीलिए एबीपी संवाददाता जैनेन्द्र कुमार ने एक रिपोर्ट तैयार की है। उस मध्य प्रदेश से जहां का किसान आंदोलन हाल के दिनों में चर्चा में था। जैनेन्द्र कुमार ने सोयाबीन के किसानों से अपनी यात्रा शुरू की और फिर आत्महत्या तक पड़ताल की। सोयाबीन से शहरी मध्य वर्ग की रसोई का रिफाइंड ऑयल बनता है। जैनेन्द्र कुमार ने एक बड़ी बात देश के सामने लाई है और वो ये बात कि किसानों के फिक्रमंद पीएम और उनकी सरकार के बहुत काम आने वाली है। जैनेन्द्र कुमार की पड़ताल में पता चला है कि किसान को अपने फायदे की सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी ही नहीं है। यह ज्ञान कैसे किसान और शहरी मध्य वर्ग को तबाह करता है, यही आज हम आपको समझाने जा रहे हैं। हमारी मांग है कि सरकार खेती का आधारभूत ढांचा बनाए, आम बजट की तर्ज पर कृषक बजट लाए। देखिए, समझिए और सहमत हो तो घंटी बजाइए। देश के जिन किसानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नमन करते हैं। जब हम मानसून सत्र का प्रारंभ कर रहे हैं तो उसके प्रारंभ में हम देश के उन किसानों को नमन करते हैं जो इस ऋतु में कठोर परिश्रम करके देशवासियों के खाद्य सुरक्षा का इंतजाम करते हैं। प्रदेश के जिन किसानों के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह अपनी सांसें कुर्बान करते हैं। मेरी सरकार किसानों की सरकार है। मेरी जब तक सांस चलेगी किसानों के लिए काम करता रहूंगा। ऐसी सिर्फ नमनवाद वाली राजनीति के आगे लाचार किसान का बेटा अपने पिता का सुसाइड नोट पढ़ रहा है। निवेदन करता हूं कि मेरे राजू का साथ देना और जो बात मैंने लिखी है वो सत्य है। पत्नी और राजू घर परिवार भाई भतीजा से मेरा कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। मुझे माफ करना। मैं आधी उम्र में इस बेईमानों नवीन नाहटा की वजह से मरने पर मजबूर होना पड़ा। मध्य प्रदेश के मंदसौर में अपने किसान पिता की खुदकुशी के बाद उनका सुसाइड नोट पढ़ते किसान बेटे राजेंद्र की आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन एक किसान को आखिर खुदकुशी ही क्यों करनी पड़ती है? वो कौन है जिसकी हंसिया किसान के गले पर लगी है? आखिर क्यों आपको महंगाई से बचाने वाला किसान खुदकुशी के लिए मजबूर होता है? आज इसी बात को समझने के लिए आपको एबीपी न्यूज संवाददाता जैनेन्द्र कुमार के साथ सबसे पहले मध्य प्रदेश के उज्जैन चलना होगा। उज्जैन के फाजलपुरा गांव में 9 जुलाई को जब एबीपी न्यूज संवाददाता जैनेन्द्र कुमार पहुंचे थे तो किसान राजाराम अपने खेत में बर्बाद हो रही सोयाबीन की फसल को देखते मिले। उज्जैन के किसान राजाराम ने सहकारी समिति से 80,000 रुपए कर्ज लेकर 40 बीघे में सोयाबीन बोया, लेकिन वक्त पर बारिश न होने के कारण 1/3 से ज्यादा के खेत में सोयाबीन की फसल बर्बाद हो चुकी है। अगर वक्त रहते बारिश हो जाती तो राजाराम के ये पूरे खेत सोयाबीन की हरियाली से हरे दिखते। खराबी इसलिए हुई, ये जरा रड़कों में था, ऊपर नीचे धान पड़ने में, बोने में नमी कम थी इधर। तो नमी की कमी की वजह से या बारिश की? बारिश के पानी नहीं आया आगे। कहाँ आया पानी? जब आपने बुआई की थी तब आपको इसका अंदाजा नहीं था
कि मानसून जो है वो निकल जाएगा, बारिश कम होगी। हाँ, ऐसा कोई मालूम थोड़ी पड़े साहब, पानी आ रही है, ऐसा समझे हम। राजाराम की ये बात सुनकर शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा, इसलिए एक बार फिर से आपको इसका एक हिस्सा सुनाते हैं। पानी आ रही है, ऐसा समझे हम। पानी आ रही है, ऐसा समझे हम। पानी यानी मानसून, मानसून यानी किसान के लिए एक जुआ। लोग तो ये भी कहते हैं देश में कि किसानों के लिए असली कृषि मंत्री तो मानसून है, क्योंकि भारत में जहां 14 करोड़ हेक्टेयर खेत पर बुआई होती है, उसमें से 6.6 करोड़ हेक्टेयर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचता है। बाकी देश के 53% खेत आज भी सीधे मानसून पर निर्भर है। देश में 70% से ज्यादा छोटे किसान मानसून पर खेती के लिए निर्भर करते हैं, जिस मानसून पर जलवायु परिवर्तन के दौर में कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता। ऐसे ही मानसून के जुए में 10 जुलाई तक उज्जैन के किसान राजाराम समेत और किसानों को सोयाबीन की अपनी फसल हारनी पड़ी और किसानों को भारी नुकसान हुआ। बीज का और खाद तो गया, अब खाद तो आए नहीं। हाँ जी, खाद तो हमसे अब डलेगा नहीं। ठीक है। तो मैं वही पूछ रहा हूँ कि जो 1/3 फसल आपकी खराब हुई है, तो उसमें फिर से इसको जुताई करने के लिए, फिर बुआई करने के लिए खाद और बीज, पूरा जो खर्चा है वो, और अब कितना खर्चा आपका होगा? अब कहीं भी 10 के 12 बीघा जमीन है, इसके अंदर नहीं ज्यादा तो कम से कम 10-12 हजार रुपए खर्चा समझो। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या देश में ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं जो किसानों को बारिश के बारे में सही जानकारी दे सके? क्या देश में ऐसी कोई नीति ही नहीं जो किसानों को बता सके कि बारिश कब आने वाली है, वो अपनी फसल कब बोएं? इस सवाल का जवाब उज्जैन के इसी गांव में खेती करने वाले किसान हकम पटेल देते हैं, जिनकी खुद की भी सोयाबीन की फसल समय पर बारिश न होने के चलते खराब हुई है। मुश्किल हालात में किसान के पास क्या विकल्प होते हैं? फजलपुर गांव में हमने राजाराम नाम के किसान से बात की, जिनकी 1/3 फसल खराब हो चुकी है और बाकी फसल पर भी संकट मंडरा रहा है। उन्होंने कहा कि वो बारिश का इंतजार कर रहे हैं और वो जो अपना नुकसान है उसकी क्षतिपूर्ति के लिए कहां जाएं उन्हें नहीं पता। बात समझी भी जा सकती है, क्योंकि राजाराम न तो संपन्न किसान है और न ही जागरूक। इसी गांव के एक अन्य किसान हकम सिंह पटेल हमारे साथ हैं, जो पढ़े लिखे हैं, नौजवान हैं और जागरूक हैं। हकम जी, आपके खेत में हम खड़े हैं और इस खेत की भी वही हालत है, फसल दिख ही नहीं रही, मिट्टी दिख रही है। अगली बारिश कब होगी और जो पिछली बारिश हुई वो नहीं टिकेगी, इन चीजों की जानकारी किसानों तक नहीं रहती? नहीं आती है साहब यहाँ तक जानकारी। मतलब बादल देख करके ही आप लोग अंदाजा लगाते हैं कि बारिश होगी नहीं होगी? बस इतना आपके टीवी चैनलों के माध्यम से पता पड़ता है कि बॉम्बे में मानसून आया है, तो लगभग 6 दिन में वो मानसून हमारे यहाँ आ जाएगा। हम हमारे यहाँ एक अच्छी बारिश हुई, एक नमी हमें 6 इंच 7 इंच बारिश हो गई, तो हम बोनी करते ही हैं हर साल की तरह। हमने इस साल भी हमने सारी अपनी बोनियां करी, लेकिन इस 22-23 दिन हो गए, आज हमारी बोनी हुई और इसमें पानी नहीं मिला। अगर बीच में हमें 1-8 घंटे भी बारिश हो जाती तो आज हमारे फसलों की स्थिति नहीं होती, लगभग हमारे खेत पूरे ग्रीन होते, पूरे हरे होते। अब देखिए, सवाल यह कि अगर समय पर बारिश न होने के चलते किसान राजाराम और इन जैसे दूसरे हजारों लाखों किसानों की देश में फसल बर्बाद होती है, तो क्या इस बर्बादी का हर्जाना उन्हें सरकार से मिल पाता है? इसका बीमा भी आपने जमा किया? बीमा जमा करवाया नहीं, वो बीमा तो वही काट लेते हैं पहले ही। ठीक है, लेकिन जब आप लगाने के सोसाइटी हम भरते हैं तो ये बीमा जमा होता है। ठीक है, लेकिन जब ये फसल आपकी खराब हो गई है अब, तो आपने संपर्क नहीं किया कि हमारी फसल जो है वो लगने के साथ ही खराब? किसके पास जाएं? किसके पास जाएं? भगवान कोई सुने? समस्या यही है, किसानों को वक्त रहते पता ही नहीं होता किसके पास जाएं, कैसे मदद लें, किससे जानकारी लें। 2014 की सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज यानी CSDS के एक सर्वे के भी मुताबिक देश के सिर्फ 30% किसानों को फसल बीमा के बारे में पता चल पाया। इसी सर्वे में यह भी पता चला था कि 53% किसान ही कर्ज माफी से जुड़ी योजनाओं के बारे में जान पाते हैं। इस सर्वे को हुए 3 साल बीत चुके हैं, लेकिन 3 साल बाद भी जमीन पर शायद ही कुछ बदला। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसे समझने के लिए आपको मध्य प्रदेश के मंदसौर के किसानों की बात सुननी चाहिए। जानकारियां हैं बीमा से संबंधित या फसल खराब होने से संबंधित जो सरकारी
केंद्र की, राज्य सरकार की योजनाएं हैं, उन सब के बारे में आप लोगों को जानकारियां होती हैं? नहीं जी, हमको इतना पता नहीं रहता है। कोई बताता है? नहीं, कोई नहीं बताता हमको। कोई जानकारी देने वाला ही नहीं हमारे को। अभी किसी बात का कोई नोटिस ही नहीं लगता कहीं कि इस प्रकार की तुम्हारी कोई योजना चालू हुई कि ये है कि ऐसा है। ना पंचायत में लगती, जनप्रतिनिधि वहाँ पे भी नहीं लगती और बैंकों में भी लगती, सोसाइटियों में भी नहीं लगती। पता ही नहीं पड़ता नहीं कि कहाँ से क्या सुविधा चल रही है। सरकारी सुविधा है तो बहुत होगी, पर मिलती हमको कुछ नहीं है, पता ही नहीं चलता है। बाकी सोसाइटी मिलती है, पैसा कटते हैं, अब बीमा मिलता है नहीं मिलता है, बस ये किसान हित पर बनी योजनाओं की जानकारी देश में अन्न उगाने वाले अन्नदाताओं के पास ना होने के कारण वो किन मुश्किलों से जूझते हैं, इस बारे में हमने और जानकारी जुटानी शुरू की। जैसे संवाददाता जैनेन्द्र कुमार ने अब उज्जैन के किसान हकम पटेल से फसल बीमा के बारे में पूछा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वगैरह शुरू हुई थी तो एक ये बताया गया था कि अब किसान को नुकसान नहीं होगा। तो क्या उस तमाम चीजों की जानकारी आप लोगों के पास पूरी है या उसका लाभ आप लोगों को मिल रहा है? नहीं साहब, हमें जानकारी है, लेकिन उनमें भी कहीं न कहीं खामियां है। उन बीमा कंपनियों में स्पष्ट नीतियां कहीं नहीं है। आज आप एक कार या बाइक खरीदते हैं, मेरी गाड़ी में आग लग जाती है, गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती है, तो उस गाड़ी को हमें दिमाग में संतोष रहता है कि यार इस गाड़ी का हमें मुआवजा मिल जाएगा। मेरी गाड़ी चोरी हो जाती है तो मुझे लगता है कि इसका क्लेम मिल जाएगा। लेकिन फसलों के मामले में हम कृषि प्रधान देश है, 80% जनसंख्या कृषि के ऊपर आधारित है, लेकिन हमारी अभी तक स्पष्ट नीतियां नहीं है कि हमें इसका मुआवजा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हमें फसलें खराब हुई तो किसान अगली बार बीज और खाद की व्यवस्था कहाँ से करेगा? फसल बीमा योजना किसानों को मुश्किल से उबारने के लिए बनी है ताकि फसल बर्बाद होने पर कर्ज में डूबा किसान खुदकुशी के लिए मजबूर ना हो। लेकिन उसका जमीन पर फायदा क्या मिल पा रहा है, इस बात को समझने के लिए संवाददाता जैनेन्द्र कुमार यहाँ की सहकारी समिति के दफ्तर पहुँचे। यहाँ मौजूद सहायक प्रबंधक हरि सिंह से हमने पूछा, क्या बीमे का पैसा किसानों को मिल पाता है? तो फिर वो पटवारी साहब आनावारी करते हैं खेत में और वो पूरा आंकलन करके वो जानकारी आगे भेजते हैं, तो उसके हिसाब से जो शासन मंजूर करती है वो बीमा। उसमें कितना वक्त लगता है? लग जाता है, 1-2 साल भी लग जाते हैं उसमें। अब पिछले 15 साल 2015 खरीफ का अभी मिला है बीमा 1.5 साल में। 1.5 साल पर्याप्त मिलता है या उसमें भी जब लेट हुआ तो उसमें भी पता चला कि नुकसान 50,000 का है और बीमा जो है वो पैसे 10,000 आ रहे हैं? पर्याप्त तो कहाँ मिलता है, उसका पूरा जो वाजिब खर्च हुआ है उतना पैसा नहीं मिलता है, तो 10% 20% उस हिसाब से। यानी किसान को बारिश के बारे में बताने वाला कोई सिस्टम जमीन पर नहीं दिखता। किसान को बारिश के सही समय के साथ कब किस चीज की बुआई करनी है ये बताने वाला कोई नहीं दिखता। अगर बीमे की बात की जाए तो किसानों को बीमे की रकम भी 1-2 साल के बाद मिल पाती है। तो फिर सवाल उठता है, अगर कर्ज लेकर जो फसल बोई गई उसका बीमा 1-2 साल में मिलेगा तो क्या दोबारा किसान को कर्ज मिल सकता है ताकि वो वक्त रहते फसल दोबारा बो सके? यहाँ सहकारी समिति के अध्यक्ष और सहायक प्रबंधक ने क्या कहा, अब उसे ध्यान से सुनिए। फसल जो है ना, वो खराब हो रही है, खत्म हो गई और किसान को दोबारा से बुआई करनी है, तो उसके लिए आपके पास फिर से वो कर्जे के लिए आएगा तो आप देंगे? नहीं मिलेगा नहीं, क्योंकि उसकी लिमिट पूरी हो चुकी है। अच्छा। अब वापस डबल के लिए तो उनको दे ही नहीं सकते। जो ये इस खरीफ सीजन की जो थी एक बार दे दी, डबल तो उसको मिलना ही नहीं। एक बार दे दी, बीमा भी हो गया, फसल का नुकसान हो गया तो पैसे जब मिलेंगे तब मिलेंगे, लेकिन फिर अब आगे अभी आप पैसे नहीं देंगे। हाँ, नहीं मिलेगा जब तक पुराना ना चुका दे। हाँ। आप तो अध्यक्ष जी हैं, आपका क्या नाम है? गोपाल सिंह आंजने। गोपाल जी, आप कितने बीघे की खेती करते हैं? 16 बीघे। 16 बीघे की। और सोयाबीन कितने में लगाया, कितना खराब हुआ? 16 बीघे में ही लगाया सोयाबीन। खराब हुआ है? सब खराब हो गया, पानी सूख रहा है। आपका भी खराब हो गया? सब कई हो गया। तो क्या कर रहे हैं फिर अब आप? क्या करेंगे, वो डबल बोएंगे और क्या। पैसा वगैरह फिर उसके लिए? अब वो तो क्या करे, किस पे नसीब, अपने हाथ से अपने ही फसल बिगड़ी, अपने को बोना है, नसीब के भरोसे है। क्या कर सकते? तो फिर बीमा क्यों करवाते हैं? अब बीमा तो करा, पर अब वो आगे शासन जाने, उसके अगर आप सबको मिलेगा तो अपने को। यहाँ तो पता चला कि सहकारी संस्था के अध्यक्ष ही खुद नहीं जानते कि वो अब किसके पास मदद मांगने जाएं। किसानों के लिए ऐसे ही हवाई दावों के कारण किसान कर्ज के जाल में फंसता है।
जैसे यहाँ पर हुआ, किसान ने सहकारी संस्था से कर्ज लेकर फसल बोई, बारिश कम होने से फसल बुआई के वक्त ही बर्बाद हो गई। अब सहकारी संस्था कहती है कर्ज दोबारा नहीं मिल सकता। दूसरी तरफ बीमे की रकम साल भर बाद आएगी या 2 साल बाद, पता नहीं। किसान के सामने अब एक रास्ता रह जाता है, साहूकार से कर्ज ले। जो साहूकार किसान को कम से कम सालाना 36% की ब्याज दर पर ही कर्ज देता है। नतीजा होता है किसान का खुदकुशी करना, क्योंकि किसान पहले मानसून का जुआ खेलता है, कर्ज लेकर सोचता है फसल सही हुई तो चुका देंगे, और फसल खराब होते ही वो जुए के जाल में फंसता जाता है। जैसे मंदसौर के किसान लक्ष्मण फंसे तो जान देनी पड़ी। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के डोरवाड़ी गांव के 55 साल के किसान लक्ष्मण सिंह ने 1 जुलाई को आत्महत्या कर ली, जहर खाकर। जो सुसाइड लेटर उनके पास से बरामद हुआ, उसमें उन्होंने जिक्र किया है कि किस तरीके से वो कर्ज के जंजाल में फंस गए थे और साहूकारों से तंग आकर के उन्होंने अपनी जिंदगी खत्म करने का निर्णय लिया। किसान लक्ष्मण ने जिन साहूकारों से कर्ज लिया था, उन्हें वो 15 लाख रुपए दे चुके थे, लेकिन कर्ज नहीं उतरा, हार कर आत्महत्या कर ली। नाम बता रहे थे, 3-4 नाम उन्होंने बताया वहाँ पे कि ऐसे कोई शर्मा करके है, कोई नाकोड़ा पेपर वाला है और नवीन नाटा करके है। वो ब्याज के बता रहे थे कि मेरे से इतना ब्याज लिया है, और इसके बाद उससे ज्यादा तो कुछ नहीं बताया। 2014 तक देश में किसानों के हित से जुड़ी 51 योजनाएं चल रही थी। अब देश में किसान हित से जुड़ी उन सभी योजनाओं को इकट्ठा करके 12 स्कीम में बदला जा चुका है। किसानों तक ये बात तो पहुंच जाती है कि 10 रुपए के रिचार्ज पर 10 मिनट का टॉक टाइम मुफ्त मिलता है, लेकिन देश में किसान हित से जुड़ी 12 योजनाओं को सटीक जानकारी के साथ पहुंचाने में सिस्टम फेल हो जाता है। निश्चित तौर पर इसकी वजह है देश में कृषि के आधारभूत ढांचे में कमी होना। इसीलिए आज एबीपी न्यूज की राय है, देश में कृषि का आधारभूत ढांचा मजबूत किया जाए। किसान हित में आम बजट से अलग कृषि बजट आना चाहिए। आप इस राय से सहमत हैं तो 8422840000 पर मिस्ड कॉल देकर घंटी बजाइए। आज पहली बार नहीं है, बल्कि किसानों की बदहाली के खिलाफ हम लगातार और पहले दिन से आवाज उठा रहे हैं, घंटी बजा रहे हैं। यूपी के फतेहपुर अब ले चलते हैं आपको, जहां की तस्वीरें सिस्टम को बेचैन कर देंगी। देखिए कैसे खाद्य विभाग की लापरवाही ने देश का 30,000 क्विंटल गेहूं बर्बाद कर दिया। जिस गेहूं को उगाने के लिए देश का किसान दिन रात मेहनत करता है, खून पसीना बहाता है, उस गेहूं का यहाँ हाल देखिए। जिस गेहूं से देश की जनता का पेट भरता है, यहाँ उस गेहूं का हाल देखिए। जिस गेहूं का उचित मूल्य पाने के लिए किसानों ने प्रदर्शन किए, उस गेहूं का यहाँ हाल देखिए। तस्वीरें यूपी के फतेहपुर की है, जहां सदर तहसील की मंडी में 30,000 क्विंटल गेहूं बारिश में भीगकर सड़ गया। यूपी में किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए योगी सरकार ने उनका हजारों क्विंटल गेहूं खरीदने का आदेश दिया था। इसी के तहत फतेहपुर की इस मंडी में भी करीब 1 लाख क्विंटल गेहूं किसानों से खरीदा गया था, जिसके सही रखरखाव का जिम्मा खाद्य विभाग पर था। पर तस्वीरें बता रही हैं कि विभाग के अफसरों और कर्मचारियों ने अपनी जिम्मेदारी कितनी गंभीरता से निभाई है। जो गेहूं टिन शेड के नीचे था वो तो किसी तरह बच गया, लेकिन खुले में पड़ा 30,000 क्विंटल गेहूं बारिश में भीगकर पूरी तरह बर्बाद हो गया। गेहूं से भरी कई बोरियां भी खाद्य विभाग के कर्मचारी सुरक्षित नहीं रख पाए। नतीजा ये कि बोरियों में रखा गेहूं अब अंकुरित होने लगा है। यानी गेहूं की बर्बादी इन तस्वीरों में जितनी दिख रही है उससे कहीं ज्यादा है। जाते जाते गेहूं की इस बर्बादी पर अब जरा फतेहपुर खाद्य विभाग के कर्मचारी और जिला प्रशासन की प्रतिक्रिया भी आप सुन लीजिए। हम चपरासी करते हैं, बाकी देख रेख में श्री प्रदीप कुमार त्रिपाठी जी रहते थे। पानी में अचानक बरसा सर, व्यवस्था करते करते जो भीज गया वो प्लीज सेट पूरा भर गया तो वहाँ जगह नहीं थी। किसान यहाँ जबरदस्ती डालते रहते, ऐसा है अभी कहीं से भी किसी भी गेहूँ के रिकेन से हमारे पास कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं आई है कि कहीं गेहूँ भीगा हो और सड़ा हो।
और अब घंटी बजाने वाली खबर मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश सरकार अब ज्योतिष के जरिए जनता की किस्मत बांचने का काम शुरू करने जा रही है। ये रिपोर्ट देखेंगे तो कहानी समझ में आएगी। क्या मध्य प्रदेश में अब किसानों की खुदकुशी रुक जाएगी? क्या मध्य प्रदेश में बेरोजगारों को अब नौकरी की चिंता नहीं करनी होगी? क्या मध्य प्रदेश में छात्रों के मन से अब परीक्षा के रिजल्ट का डर भाग जाएगा? घंटी बजाने वाले ये सवाल इसलिए क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार अब जनता को उनकी समस्याओं के हल के लिए ज्योतिष के उपाय बताने जा रही है। आपको भोपाल के महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान की तस्वीर दिखाते हैं। राज्य सरकार की तरफ से संचालित हो रहा ये संस्थान सितंबर से भोपाल के शिवाजी नगर में ज्योतिष परामर्श केंद्र शुरू कर रहा है। इस केंद्र में ज्योतिषी जन्म कुंडली और ग्रहों की गणना के जरिए लोगों को खेती, व्यापार, शिक्षा और नौकरी समेत तमाम समस्याओं का इलाज बताएंगे। दावा है कि महज 5 रुपए की रजिस्ट्रेशन फीस देकर लोगों को उनकी समस्याओं का हल मिल जाएगा। पतंजलि ज्योतिष संस्थान के मुताबिक ज्योतिष परामर्श केंद्र इसलिए खोला जा रहा है ताकि लोगों को ज्योतिष के नाम पर लूट रहे धोखेबाजों से बचा सके। वहीं विपक्षी पार्टी कांग्रेस इसे आरएसएस का एजेंडा बता रही है। हम अपने परामर्श केंद्र में जो हमारे इन क्षेत्रों के जो प्रकांड हमारे विद्वान हैं, उन विशेषज्ञों के माध्यम से हम इसको अपने परामर्श केंद्र पर निदान करने का प्रयास करें। एक सरकार का ये काम नहीं है, वो लोगों को छल रही है। इस कारण ऐसे मुख्यमंत्री को 1 मिनट भी कुर्सी पे रहने का अधिकार नहीं है। अब तक 60 लाख से ज्यादा मिस्ड कॉल्स। घंटी बजाओ। 5 साल में एक बार नहीं, राष्ट्र निर्माण में रोज करो मतदान। घंटी बजाओ। पिछले शुक्रवार को हमने आपको दिल्ली में यमुना नदी के प्रदूषण पर एक बड़ी रिपोर्ट दिखाई थी। यमुना को गंदगी के लिए जिम्मेदार लोगों की घंटी बजाई थी। देश की जनता ने अब इस वीडियो संदेश भेजकर अपनी राय इस पर जाहिर की है। एबीपी न्यूज की इस पहल का मैं बहुत बहुत आभारी हूं, क्योंकि नदियां हमारी मां का रूप है। सारी नदियों को किस तरह से सुरक्षित रख सकते हैं उसका हमें ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल हमारे देश में नदियों की सफाई होनी चाहिए। हम सबको इसमें सहयोग करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। नदी सफाई के नाम पे सरकारी लूट मची हुई है। इस तरीके से 20 से 30 साल लग जाएंगे। हमारे देश का विकास सिर्फ वादों पर चलता है, हकीकत में विकास कुछ नहीं होता। 8422840000 पर मिस्ड कॉल देकर आप भी हमें अपना वीडियो संदेश भेज सकते हैं। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।